आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों और घटनाओं की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमें उस दौर की सोच, टकराव और बदलावों की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखना है। हाँ, मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज़ादी कैसे मिली। सही बात है। सवाल ये है कि याचिकाओं से शुरुआत करने वाला एक आंदोलन पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले एक जन सैलाब में कैसे बदल गया। ये उस बदलाव की कहानी है। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जी। एक ब्रिटिश रिटायर्ड अफसर A.O. ह्यूम ने इसे शुरू किया। और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सब तो जाने पहचाने तथ्य हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में इसका चरित्र काफी मिला जुला था। आपने सही पकड़ा। आप देखिए 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष एक अंग्रेज थे, जॉर्ज यूले। अच्छा, ये तो आज सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन उस वक्त के नेताओं का, जिन्हें हम नरम दल कहते हैं, उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर संवैधानिक सुधारों के जरिए भारत का भला हो सकता है। मतलब वो याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों में विश्वास रखते थे। बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो इसी सोच के एक बड़े प्रतीक थे। लेकिन जाहिर है हर कोई इतना धैर्य रखने को तैयार नहीं था, और यहीं से कांग्रेस के अंदर एक नई, ज्यादा आक्रामक आवाज उठनी शुरू हुई। हाँ, और ये सिर्फ दो गुटों का झगड़ा नहीं था। ये भारत की आजादी की लड़ाई का, कह सकते हैं, पहला बड़ा वैचारिक चौराहा था। एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता जो सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ थी गरम दल की तिकड़ी, लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। और तिलक का वो नारा तो आज भी गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, आप सोचिए, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। रियायतें मांगने से अधिकार छीनने तक का सफर। बिल्कुल। और तिलक सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे, वो जमीन तैयार कर रहे थे। सही कहा। उन्होंने केसरी, जो कि मराठी में था, और मराठा, अंग्रेजी में, ये अखबार निकाले। तो ये सिर्फ खबरें नहीं छापते थे? नहीं, ये राष्ट्रवाद को पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकालकर आम आदमी की चाय की दुकान तक ले गए, और यही बात नरम दल वालों को डराती थी। उन्हें लगता होगा कि ये जनता को भड़का रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये टकराव कब खुलकर सामने आया? 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। कांग्रेस दो फाड़ हो गई। जी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये दिखाता है कि आजादी का कोई एक तय रास्ता नहीं था। एक तरफ कांग्रेस के ये दो रास्ते थे, तो वहीं महाराष्ट्र में 1904 में ही वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत जैसा एक गुप्त संगठन बना लिया था, जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। हाँ, एक ही मंजिल पर रास्ते कई। और इसी उथल पुथल के बीच ब्रिटिश सरकार भी अपनी चालें चल रही थी। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तर्क दिया गया कि प्रशासन के लिए जरूरी है, लेकिन इरादा साफ था। बिल्कुल साफ था। राष्ट्रवादी आंदोलन के गढ़, बंगाल को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। लेकिन हुआ इसका उल्टा। एकदम उल्टा। इस विभाजन ने पूरे देश में गुस्से की ऐसी लहर पैदा की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन इसका एक दूरगामी असर भी हुआ। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जी। आगा खान और सलीमुल्लाह खान जैसे नेताओं ने इसे बनाया, और इसे बंगाल विभाजन की एक सीधी प्रतिक्रिया माना जा सकता है। तो अंग्रेजों की बांटों और राज करो की नीति यहाँ कामयाब होती दिखी काफी हद तक। और फिर 1909 में आए मार्ले मिंटो सुधारों ने तो इस पर कानूनी मुहर ही लगा दी। आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात कर रही हैं। ये क्या था और इसका इतना विरोध क्यों हुआ? आसान भाषा में समझिए, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। अच्छा। इसने पहली बार भारतीय समाज को राजनीतिक तौर पर धर्म के आधार पर बांट दिया। ये वो जहर था जिसका असर दशकों बाद भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। तो एक तरफ ये राजनीतिक विभाजन चल रहा था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रही थी। 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले आया गया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। मुगलों की पुरानी राजधानी पर बैठकर अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि अब हिंदुस्तान के असली बादशाह वो हैं। लेकिन इतिहास में अक्सर विडंबनाएं होती हैं। बिल्कुल। जिस साल दिल्ली में ब्रिटिश ताकत का ये जश्न मन रहा था, उसी साल कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जनगण मन गाया गया। अरे वाह! एक तरफ साम्राज्य का प्रदर्शन, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की नई अभिव्यक्ति। सही कहा। इसके बाद आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन 1916 में होम रूल लीग ने फिर से जान फूंक दी। इसे तिलक और एक आयरिश महिला एनी बेसेंट ने शुरू किया था। एनी बेसेंट एक कमाल की शख्सियत थी। बहुत। वो भारत आई और भारतीय स्वतंत्रता की सबसे मुखर आवाजों में से एक बन गई। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 1917 में वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गईं। और होम रूल का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए स्वशासन, है ना? जी। ये पूर्ण स्वराज नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा कदम जरूर था। लोगों में राजनीतिक हिम्मत तो आ रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे कुचलने के लिए और ज्यादा सख्त होती जा रही थी। हाँ, उन्होंने रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून बनाया। और जब इसी कानून के खिलाफ लोग शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए, तो ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आप 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहे हैं? जी। अमृतसर में निहत्थे लोगों की भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। जिन लोगों को अभी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर थोड़ा बहुत भरोसा था, उनका भी भ्रम टूट गया। इसने आजादी की लड़ाई को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया
जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। जी। एक सवाल मन में आता है, गांधी जी के आने से पहले भी बड़े बड़े नेता थे, आंदोलन हो रहे थे, तो ऐसा क्या था उनमें कि कुछ ही सालों में वो पूरे आंदोलन का चेहरा बन गए? ये बहुत अच्छा सवाल है। गांधी जी के पास एक चीज थी जो उस वक्त किसी और के पास नहीं थी, सत्याग्रह का सफल अनुभव। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। हाँ, दूसरी बात, उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि पहले भारत को घूमो, लोगों को समझो। गांधी जी ने वही किया। वो एसी वाले कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले नेता नहीं थे। और इसका पहला सबूत मिला 1917 में बिहार के चंपारण में। हाँ, चंपारण सत्याग्रह। वो वहां नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए लड़े। ये उनकी भारत में पहली बड़ी जीत थी। चंपारण ने गांधी जी को सीधे भारत के आम आदमी यानी किसान से जोड़ दिया। इसने साबित कर दिया कि उनकी अहिंसक लड़ाई में ताकत है। बिल्कुल। और ये वो फॉर्मूला था जिसे वो आने वाले दशकों में बार बार इस्तेमाल करने वाले थे। चंपारण के बाद तो जैसे आंदोलनों की झड़ी लग गई। हाँ। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, जिसे अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। इसका भारत की आजादी से सीधा लेना देना नहीं था, ये तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए था। फिर गांधी जी इसमें क्यों शामिल हुए? गांधी जी एक बहुत दूर की सोचने वाले रणनीतिकार थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका देखा। अच्छा। उन्हें पता था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बड़ी लड़ाई बिना इन दोनों समुदायों के एक साथ आए नहीं जीती जा सकती। और इसी एकता की नींव पर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ये शायद भारत का पहला सही मायनों में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। बिल्कुल। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। बिल्कुल। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। लग रहा था कि आजादी बस अब मिलने ही वाली है। हाँ, लेकिन तभी 1922 में चौरी चौरा की घटना हो गई, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये फैसला आज भी बहुतों को समझ नहीं आता। ये गांधी जी के करियर के सबसे विवादित फैसलों में से एक था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई युवा नेता इससे बेहद नाराज थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी राजनीतिक लक्ष्य से बड़ा था। उनका मानना था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगा और अंग्रेजों को उसे कुचलने का बहाना मिल जाएगा। सही बात है। इस फैसले से कांग्रेस में भी निराशा फैली और इसी के बाद 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बना ली। उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच अलग थी। वो कहते थे कि विधान परिषदों का बाहर से बहिष्कार करने की बजाय चुनाव जीतकर उनके अंदर जाओ और वहां सरकार के काम में अड़ंगा डालो। मतलब सिस्टम को अंदर से खोखला करो। बिल्कुल। दशक के अंत तक माहौल फिर से गर्मा गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। इसका इतना विरोध इसलिए हुआ क्योंकि ये कमीशन भारत के भविष्य का फैसला करने आया था और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो भारत के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। जी। और इसी नए जोश के साथ दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और वहां एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ, पूर्ण स्वराज। हाँ, तो ये जो डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही थी वो अब पीछे छूट गई। अब चाहिए थी पूर्ण स्वराज, यानी हर मामले में पूरी आजादी। और इस मांग को जमीन पर उतारने के लिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत हुई दांडी मार्च से। नमक जैसी एक साधारण सी चीज को विरोध का प्रतीक बनाना, ये कमाल का आइडिया था। ये गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी थी। हाँ, वो आजादी की बड़ी बड़ी बातों को आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देते थे। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने ब्रिटिश राज की सत्ता को सीधी चुनौती दी। इसी बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया, वो भी गांधी अरविंद समझौते के बाद। लेकिन एक व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलनों में गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, और वो वहां लगातार दलितों के अधिकारों का मुद्दा उठा रहे थे। यहीं पर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को लेकर एक गहरा वैचारिक मतभेद सामने आया। इसे थोड़ा और समझाइए। अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र हों, जहां सिर्फ दलित ही वोट दें और दलित उम्मीदवार चुने। और गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। ये सही और गलत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग दृष्टिकोणों का टकराव था। और इसका समाधान निकला पूना पैक्ट से। जी, 1932 में, जिसमें अलग निर्वाचन क्षेत्र की बजाय दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं। और फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का करो या मरो का नारा। क्या ये गांधी जी के अहिंसक रुख में एक बदलाव था? इसे बदलाव से ज्यादा अंतिम आह्वान कहना बेहतर होगा। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों से साफ कह दिया कि अब भारत छोड़कर चले जाओ। तो करो या मरो का मतलब हिंसा करना नहीं था? नहीं, इसका मतलब था या तो हम आजादी लेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि जैसे ही बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, यह आंदोलन जनता ने खुद संभाल लिया। हाँ, बलिया, सतारा जैसी जगहों पर तो लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी समानांतर सरकारें तक बना ली। ये तो गांधीवादी आंदोलन की धारा थी, लेकिन इसके समानांतर एक और धारा भी तो थी जो मानती थी कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। बिल्कुल, और ये धारा हमेशा सक्रिय रही। 1925 के काकोरी कांड को ही लीजिए, जहां रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन लूट ली। उनका मकसद पैसा नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के मन में खौफ पैदा करना था और ये संदेश देना था कि हम चुप नहीं बैठेंगे। और इस धारा के सबसे बड़े नायक शायद सुभाष चंद्र बोस थे।
कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना। और फिर देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज INA को खड़ा करना, ये एक बिल्कुल अलग रास्ता था। बोस का मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध अंग्रेजों पर हमला करने का सही मौका है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया, दिल्ली चलो का नारा दिया। सैन्य तौर पर भले ही INA सफल न हो पाई हो, लेकिन जब लाल किले में INA के सैनिकों पर मुकदमा चला तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। इसने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि अब वो भारतीय सेना पर भी भरोसा नहीं कर सकते। उनकी हुकूमत की नींव हिल चुकी थी। बिल्कुल। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। युद्ध खत्म हो चुका था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर मजाक उड़ाया था। हाँ, मतलब एक ऐसा चेक जो एक डूबते हुए बैंक के नाम का था, क्योंकि वो भी पुरानी बातें कर रहा था, जबकि भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर राजी नहीं था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने संविधान सभा बनाने की बात की, लेकिन वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बंटवारे के सवाल पर सहमति नहीं बना सका। और आखिरकार 3 जून 1947 को नए वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन ने भारत के विभाजन की योजना पेश कर दी। हाँ, जिसे माउंटबैटन योजना कहते हैं। उस वक्त ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो आजादी मिली, लेकिन विभाजन के एक गहरे जख्म के साथ। जी, इस पूरे सफर में नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से निकले वंदे मातरम जैसे विचारों ने भी लोगों को जोड़े रखा। तो ये थी भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी। जी। कांग्रेस की नरम शुरुआत से लेकर तिलक के गरम नारों तक, गांधी के जन आंदोलनों से लेकर बोस की सैन्य हुंकार तक, और आखिर में विभाजन और स्वतंत्रता तक। इन स्रोतों से साफ है कि ये कोई एक सीधी लाइन में चलने वाली कहानी नहीं है। इसमें कई मोड़ थे, कई रास्ते थे, और हर रास्ते ने मंजिल तक पहुंचने में अपनी भूमिका निभाई। ये भारत के एक राष्ट्र के रूप में खुद को खोजने की कहानी है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने इन घटनाओं को तथ्यों के रूप में देखा, लेकिन सोचिए उस दौर में जी रहे लोगों के लिए ये कैसा रहा होगा, जब भविष्य अनिश्चित था और संघर्ष के इतने अलग अलग रास्ते सामने थे। स्वतंत्रता संग्राम की इन अलग अलग विचारधाराओं, गांधीवादी